दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना, दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना, नकाब हो या नसीब तरकता जरूर है। तो बेटा मेहनत करते रहो, एग्जाम के लिए तैयारी करते रहो। एक दिन आएगा जिस दिन वो वर्दी भी तुम्हारी होगी, वो नौकरी भी तुम्हारी होगी, और जिसे देख रहे हो वो भी तुम्हारी होगी। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो एक ऐसा टॉपिक है कि जो आया तो समझ में, नहीं आया तो बेटा इससे इतना बड़ा डर लगता है कि कहीं पे आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जनरली मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी देखता हूं, मैं हर रोज स्टूडेंट्स को हर बैच में देखता हूं कि जब वो मेरे पास स्टार्टिंग में आते हैं तो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो बड़े मन से पढ़ते हैं, उसके बाद परसेंटेज पर उनका मन और बढ़ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस पर थोड़ी सी उनकी खामोशियां, फिर शरारतें शुरू हो जाती हैं। SI CI अर्थमेटिक तब तक चल रहा होता है, तब तक वो कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही एडवांस शुरू होता है, और एडवांस में सबसे पहला टॉपिक सपोज करो ज्योमेट्री शुरू हुआ, तो ज्योमेट्री की 2 दिन तो क्लास वो इज्जत के साथ लेते हैं, उसके बाद धीरे 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 स्टूडेंट्स कम आना शुरू कर देते हैं। हर जगह पर होता है। वजह इसकी यह है कि कुछ बच्चों को ज्योमेट्री में इंटरेस्ट नहीं है और कुछ के समझ में आती नहीं है, क्योंकि जो बेटा साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके बहुत कम समझ में आती है या इंटरेस्ट नहीं है, और साथ के साथ जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है, 9th 10th 11th 12th बेसिक नहीं पढ़ा है उन्होंने, तो उनकी भी समझ में कम आती है। अब ये बहुत बड़ा बेटा दिक्कत भरा तरीका है बच्चों का। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको हर टॉपिक से सारी चीजें आनी चाहिए। आपको हर सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक जो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस देता है वो टॉपिक आना चाहिए। अगर आप SSC के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज्योमेट्री आना बेहद जरूरी है। और हमारा टॉपिक है आज का लाइन, एंगल एंड पॉलीगन। तो बेटा आप लोग एक बात दिमाग में रख लो कि आज की इस वीडियो को देख लो, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बिना स्किप किए हुए आप पहले इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ज्योमेट्री का डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आपको ज्योमेट्री परेशान करती है तो बात समझ लीजिएगा कि इस वीडियो के बाद कभी ज्योमेट्री परेशान नहीं करेगी। बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको, जैसे किसी को ज्योमेट्री नहीं आती है मैं उसके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं, उस व्यक्ति के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो हम बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट को, एक एक डेफिनेशन को, एक एक वर्ड को हम प्रॉपर डिस्क्राइब करने के बाद पढ़ेंगे, उसको प्रॉपर डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो हमें छोटे छोटे वर्ड के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। और ये जो मेरी ज्योमेट्री की जितनी भी वीडियोस रहने वाली हैं, पूरा प्लेलिस्ट बनेगा। हर एक टॉपिक पर ज्योमेट्री की मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको कहीं से भी ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जितना भी ज्योमेट्री से संबंधित डर होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी ज्योमेट्री की क्लास को बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन के साथ कि भैया ज्योमेट्री शुरुआत कहां से होती है। तो पहले मैं बात कर लूं ज्योमेट्री। देखो बेटा, जियो एक वर्ड है, जियो, जिसको आप अर्थ भी बोलते हो या पृथ्वी बोल देते हो, और दूसरा बेटा क्या है, मैट्री। अब मैट्री का मतलब क्या है बेटा, तो मैट्री का मतलब है आपका मेजरमेंट या मापना। अब देखो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, मैंने मेंसुरेशन साथ में क्यों लिया है, मैं आपको दोनों को पहले एक बार क्लियर कर दूं। ज्योमेट्री आपको थ्योरम्स देता है, मेंसुरेशन उन थ्योरम्स पर काम करता है, उन थ्योरम से एग्जांपल्स देता है। ठीक है, ज्योमेट्री में क्या होता है कि आपके छोटे छोटे बड़े बड़े जितनी भी आकृतियां हैं उन सभी को मेजर करने की थ्योरम्स मिलेंगी आपको। आप उन छोटी छोटी आकृतियों के पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, इन सब को मेजर करोगे, वहीं पर आपका मेंसुरेशन हो जाता है। तो हम ज्योमेट्री में सबसे पहली डेफिनेशन हमने ज्योमेट्री की पढ़ी कि भाई जियो पृथ्वी, मैट्री मेजरमेंट, तो पृथ्वी से संबंधित जितने भी मेजरमेंट होंगे या स्ट्रक्चर से संबंधित जितने भी मेजरमेंट होंगे वो सभी ज्योमेट्री में पढ़े जाएंगे। अब आती है बात पॉइंट की, तो हम सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे छोटी डेफिनेशन ज्योमेट्री की उसे लेकर आए हैं, उसे पढ़ेंगे। बेटा पॉइंट जनरली आप लोग जानते हो कि ये पॉइंट है, आपने ऐसे करके लगा दिया भैया ये पॉइंट है, आपने कहीं पर भी लगा दिया ये पॉइंट है, क्लियर है।
अगर आप मैं कहूं भाई ये पॉइंट है, कहीं पर आपने थोड़ा बड़ा देखा होगा, कहीं छोटा देखा होगा, जैसा आपके पास स्क्रीन होगा उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट लगाते हो। मैं बात करता हूं कि पॉइंट एक्चुअल में होता क्या मैं पॉइंट को ड्रॉ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? प्रैक्टिकली सोच के देखो कि आप पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हो। अगर आपने पॉइंट को ड्रॉ कर दिया तो आपने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाई होगी, और ऐसी स्ट्रक्चर जो बनाई होगी देखने में ये बेटा एक सर्कल जैसा लगेगा। अब सर्कल लगेगा तो मैं इसको पॉइंट कहूं या सर्कल कहूं? अगर आपने सिंपल एक डॉट भी ऐसे करके लिखा होगा, उस डॉट में भी आप स्ट्रक्चर देखोगे गौर से तो बेटा सर्कल नजर आएगा। क्या नजर आएगा आपको? सर्कल नजर आएगा। आप कहीं पर भी एक डॉट, आपके पास पेन होगा, पेन की निब से एक डॉट खींचिएगा, एक डॉट ड्रॉ कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि वो डॉट जो है वो एक्चुअल में पॉइंट नहीं है, एक सर्कल है। तो पॉइंट को सही मायने में ड्रॉ करूं तो करूं कैसे मैं? क्योंकि भाई अगर मैं डॉट लगाता हूं तो सर्कल नजर आता है, तो सिंपल सी बात है कि पॉइंट ड्रॉ कैसे होगा। तो क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि पॉइंट ड्रॉ कैसे होगा। तो बेटा एक्चुअल में पॉइंट जो है वो 0 रेडियस का सर्कल होता है। पॉइंट इज द सर्कल ऑफ 0 रेडियस। क्लियर है? तो भाई 0 रेडियस का मतलब भाई 0 सेंटीमीटर अगर रेडियस ले लूंगा मैं सर्कल की, तो सर्कल ड्रॉ ही नहीं होगा। तो बेटा ऐसे ही पॉइंट भी ड्रॉ नहीं होता है। पॉइंट जो है बेटा एक इमेजिनरी रचना होती है, एक काल्पनिक रचना होती है ज्योमेट्री की। पॉइंट को हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो? अगर मैंने ये ट्राइंगल खींचा, ट्राइंगल में ये पॉइंट लिया तो इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। एक्चुअल में ये भी तो पॉइंट होता है। या ये कोई लाइन जा रही है, इस लाइन पर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेट करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेट करते हैं भी, तो बेटा ये भी तो पॉइंट ही है। तो आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि आप कहने के लिए तो, लेकिन बताना मेरा काम है बेटा। तो एक बात सोच के देखो कि आपने यहां पर पॉइंट लिया और आपने यहां पर पॉइंट लिया, तो आपने अपने पेन के अकॉर्डिंग लिया, ठीक है। एक्चुअल में उस पॉइंट के अंदर भी तो 2-4 पॉइंट हो सकते हैं। क्या उतनी जगह उस पॉइंट ने, जितना आपने ड्रॉ करने में आपने स्पेस कवर किया होगा, उस स्पेस में 2-4 पॉइंट और नहीं हो सकते क्या? आपने इतना बड़ा पॉइंट खींचा, उसके अंदर 2-4 आपके पॉइंट नहीं हो सकते क्या? आपने ये इतना बड़ा खींचा, उसमें 2-4 पॉइंट नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, क्योंकि ये प्लेन है। पॉइंट एक्चुअल में बेटा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये एक इमेजिनरी बेटा तथ्य है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, समझ रहे होते हो। सिर्फ अपने समझने के लिए आप इसको ऐसे एक डॉट के थ्रू ड्रॉ कर देते हो, लेकिन एक्चुअल में ये डॉट जब भी देखोगे तो कोई एक स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको, ज्योमेट्री की, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, लेकिन मोस्टली सर्कल नजर आएगा। तो आपको करना क्या है कि भाई पॉइंट जो है एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ना ये काल्पनिक रचना है, इसकी लंबाई नहीं होती, इसकी चौड़ाई नहीं होती, इसका आकार नहीं होता, इसकी आकृति नहीं होती। तो आज से ये भ्रम निकाल दो कि हम सही मायने में डर किससे रहे हैं। बेटा डर रहे हो आप उस चीज से जिसकी कोई आकार भी नहीं, आकृति नहीं है, जो है ही नहीं। क्योंकि पूरी ज्योमेट्री चल ही किस पर रही है? पॉइंट पर चल रही है। आप किसी भी मैप को देखिए, उस मैप में दिल्ली भी आपको दर्शाया जाएगा, एक बिंदी के साथ दर्शाया जाएगा, एक पॉइंट के साथ दर्शाया जाएगा। तो पॉइंट एक्चुअल में लोकेशन बताता है आपका। क्या बताता है? लोकेशन बताता है, कि पॉइंट बताता है कि लाइन जो है वो कहां से होकर जा रही है। आप पॉइंट अज्यूम करते हो। तो सही मायने में पॉइंट की खुद की कोई स्ट्रक्चर, कोई डेफिनेशन कुछ नहीं है भाई। उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि उसकी ना कोई आकृति होती है, ना उसका आकार होता है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है। 0 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कह लो, अपने अपने समझने के हिसाब से शायद जो कह लो, ऐसी रचना जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, पॉइंट है। क्लियर है? अब आपके समझ में पॉइंट आ गया होगा कि पॉइंट एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, एक इमेजिनरी फिगर है ज्योमेट्री का। अब बात आती है किरण की बेटा, रे। तो रे या किरण क्या होती है? ये एक ऐसी रचना होती है बेटा ट्री की, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है हमें, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता। हमें पता है कि ये कब शुरू हो रही है, कहां से शुरू हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये कहां तक जाएगी। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट नोन होता है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नोन नहीं होता। तो क्या कह सकते हो आप? जैसे आपकी सनलाइट है, अब सनलाइट भी किसके थ्रू चल रही है? रे के थ्रू चल रही है।
तो सनलाइट की रे का हमें पता है कि ये स्टार्ट कहां से हो रही है, सन से हो रही है, तो हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन अब ये कहां तक जा रही है बेटा, क्या आपको पता है? नहीं पता। तो रे का स्टार्टिंग पॉइंट नोन होता है बट इसका एंडिंग पॉइंट नोन नहीं होता, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ऐसे कि आपका एक ही साइड में बिल्कुल चलती रहेगी। तो ये रे जो होती है कहां पास होती रहेगी बेटा, सेम एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी। क्लियर है? तो आपको रे के बारे में समझ में आ गया होगा क्या, कि स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता। पता तुम ही बताओ कि जिसके बारे में आपको ये नहीं पता ये कहां जाके रुकेगी, क्या उस स्ट्रक्चर को आप कभी ड्रॉ कर सकते हो? भाई मुझे ये तो पता है कि यहां से चल रहा है, मैंने पता कर लिया कि यहां से चल रहा है, यहां से चल रहा है, चलो भाई यहां से चल रहा है। अब ये नहीं पता कि कहां तक चल रहा है, अब ये बिल्कुल नहीं पता कि कहां तक चल रहा है। अब चलाते रहो चलाते रहो, आप चलाओ, आपके बच्चे चलाएं, फिर उनके बच्चे चलाएं, चलाते रहो, क्या कभी रुक पाएगी? कभी नहीं रुक पाएगी भाई। और जब नहीं रुक पाएगी तो आप ड्रॉ कैसे कर पाओगे? तो इन बातों को ना थोड़ी सी बेसिक तरीके से और लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, क्योंकि आप उन चीजों को ड्रॉ कर सकते हो, उनकी इमेज बना सकते हो जो आपके कल्पना में हो, लेकिन जो कल्पना में ही नहीं है आप उनको ड्रॉ कैसे कर सकते हो? भाई कहां तक जा रही है मुझे नहीं पता, जिसको पता है ऐसा कोई बचा नहीं है भैया, किसी को नहीं पता। तो फिलहाल आप यहां पर रे ड्रॉ कर रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता हमें, ये इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे शो करते हैं। क्लियर है? अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा। ऐसी रचना जिसका ना शुरुआत पता हो न ही अंत पता हो उसे रेखा कहते हैं। तो भाई हमारी सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली रचना देखो, कि जिसकी ना शुरुआत पता और ना ही अंत पता। अब भाई दिमाग तो खराब करेगी क्या, कि ना तो शुरुआत पता इसकी ना अंत पता, तो कैसे का नहीं करेगी भाई, बिल्कुल करेगी। क्यों? क्योंकि आप अगर इसको ड्रॉ करने जा रहे हो, चलो भाई साहब यहाँ शुरुआत है, नहीं भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं है शुरुआत कहाँ है, तो आपने कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी बड़े भैया, ठीक है। अभी आप इसको ड्रॉ कर रहे हो तो कायदे से देखना इसको, इसके पास विड्थ है या नहीं है। आप जो भी ड्रॉ करोगे, पेन से जो ड्रॉ करोगे उसके गौर से देखिएगा, उसके पास विड्थ होगी, एक चौड़ाई होगी, एक मोटाई होगी। और अगर ऐसा होगा तो सही मायने में वो रेखा नहीं होगी, एक आयत की स्ट्रक्चर शो कर रहा होगा। तो लाइन एक्चुअल में खुद अपनी विड्थ के साथ नहीं चलती, क्योंकि लाइन के पास विड्थ होती ही नहीं है। तो लाइन खुद एक काल्पनिक रचना है, क्योंकि आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, इसकी ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होती है ना ही इसका एंडिंग पॉइंट पता होता है, तो भाई ड्रॉ कहां से किया जा सकता है? अब ये जो लाइन है ये इधर भी बढ़ती रहेगी, ये लाइन इधर भी बढ़ती रहेगी, मैं कोई भी दो पॉइंट ले लूं बेटा ए और बी, तो इसको शो कैसे करोगे कि ये लाइन है, तो ए और बी दोनों साइड में आप एरो लगा दोगे कि भैया ये ए की तरफ भी बढ़ रहा है और ये बी की तरफ भी बढ़ रहा है। इतनी सी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी, और आपको ये बिल्कुल ये भी लाइन का जो डेफिनेशन है ये समझ में आ गया होगा। क्या है बेटा, कि ना तो शुरुआत पता ना ही अंत पता। इसकी लंबाई कितनी होती है बेटा, अनंत होती है। लेंथ इसकी अनंत होती है भैया, इन्फिनिटी होती है। कहां तक चल रही है पता ही नहीं चल रहा कहां तक चल रही है, कब तक जाएगी नहीं पता, कब तक जाएगी, कहां जाके रुकेगी नहीं पता, कहां जाके रुकेगी। लेकिन हमें यह पता है कि इसकी विड्थ नहीं होती, इसकी कोई माप नहीं होती। ये कैसी रचना है बेटा, एक इमेजिनरी रचना है, तो उसको आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। और ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो सिंपल सी बात है कि आप सिर्फ अपने समझने के लिए ऐसे करके एक लाइन खींच देते हो। ये सिर्फ हम अपने समझने के लिए ड्रॉ करते हैं, एक्चुअल में ये कोई रचना होती भी नहीं है। तो ज्योमेट्री हम सही मायने में देखा जाए ना, तो पूरा ज्योमेट्री हम काल्पनिक आधार पर ही पढ़ रहे होते हैं। किस पर पढ़ रहे होते हैं? काल्पनिक आधार पर पढ़ रहे होते हैं। मैं बात करता हूं, एक देखो छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप लोगों ने खेत देखे हैं, आप लोगों ने खेत देखे हैं, या अपना प्लॉट देखा है, या अपना मकान देखा है। मकान में आप 4 दीवारें लगाते हो, 4 दीवारों से आप बाउंड्री करते हो, बाउंड्री के अंदर एक एरिया कवर करते हो, ठीक है। और जैसे ही वो बाउंड्री ऊपर जाती हैं तो वही दीवार किसका रूप ले लेती है? 3D फिगर का। और 3D फिगर का फॉर्म में चेंज हो जाने के बाद में क्या होता है कि वो अंदर एरिया नहीं, अंदर अब स्पेस कवर करती है। क्या कवर करती हैं? स्पेस, वॉल्यूम कवर करती हैं। तो जब आप बाउंड्री लगाते हो तो एक खेत में सिर्फ आपको एरिया नजर आता है, उस एरिया में आप फसल उगाते हो। तो वहां पर क्या है? वहां पर बेटा ये है कि वो जो काउंट होती है ना, अगर आप कभी लेखपाल के पास जाइएगा
लेखपाल के पास जाओगे, आपने खेत के चारों तरफ मैड लगा रखी होंगी, ठीक है, बाउंड्री को आप क्या बोलोगे, मैड लगा रखी होंगी। अब वहीं पर आप लेखपाल से जाके पूछिएगा कभी, तो उन मैड का जो एरिया होता है ना, वो भी उसी खेत में काउंट होता है, मैड के लिए अलग से एरिया नहीं छोड़ा जाता। अब आप उस खेत में एक पिता के दो बच्चे हों, अब दो बच्चों में बंटवारा किया जाएगा, तो आप बीच में मैड डालोगे तो बेटा एरिया वही रहेगा, मैड कहीं और नहीं जाएगी। तो ये काल्पनिक ही होती है, वो सिर्फ हम अपने लड़ाई झगड़े ना हो इस वजह से मैड खींचते हैं बेटा बीच में। बात समझ रहे हो? आपकी अर्थ पर आपने अर्थ देखा है अपना, अपने अर्थ पर आपने अक्षांश देखे होंगे, लैटिट्यूड, ठीक है, देशांतर देखे होंगे, लॉन्गिट्यूड। तो आप सोच के देखो, इतनी बड़ी पृथ्वी पे क्या सफेद पट्टी खींची गई होगी? आप सोचो इस बात को। तो ये इमेजिनरी लाइंस है, लेकिन लाइन है। लाइन क्यों है? क्योंकि अपने समझने के लिए कि यहां से यहां तक जा रही है, ये वाला पोर्शन पर जा रही है, कहां कहां से होकर जा रही है, तो वो जगह ले रखी है ग्लोब पर। किस पर ले रखी है बेटा? ग्लोब पर ले रखी है वो जगह, बिल्कुल। तो बेटा अब ऐसा थोड़ी है कि भाई तार लगा दिए होंगे, अरे भाई तार कहां से लगा देगा? आंधी आएगी टूट जाएंगे, तूफान आएगा टूट जाएगा, भूकंप आएंगे टूट जाएंगे, कब तक बर्बाद हो जाएंगे, खाएंगे नहीं। सिंपल सी बात क्या है कि आप इस बात को समझिए कि लाइन जो है बिना स्ट्रक्चर का एक ज्योमेट्री फिगर है, ठीक है, और ये इन्फिनिटी लेंथ का होता है, इसके पास कोई विड्थ नहीं होती है, कब तक चलता है पता नहीं है। अब देखो उधर लाइन सेगमेंट, रेखा खंड, नाम से पता चल रहा होगा रेखा, और उसका क्या कर दो खंड। तो भाई ये कोई रेखा जा रही है, अब रेखा का खंड कब कर दोगे आप? तो कोई दो पॉइंट लेके ही तो खंड करोगे इसके। तो किसी लाइन पर दो पॉइंट ले लो और उन दो पॉइंट के बीच में जो भी लेंथ रहा होगा उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। तो हम जितने भी ड्रॉ कर रहे हैं या जितनी भी स्ट्रक्चर या फिगर आगे पढ़ेंगे वो रेखाखंड की दम पर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना वहां पर भी मेन कौन होगा? रेखा ही होगी। तो हमें रेखा के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो उधर मैंने कहा ये लाइन है, तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक बेटा इसको कितना भी इधर बढ़ा सकते हो, कितना भी इधर बढ़ा सकते हो। सपोज करो आपने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, अभी आप बोलते हो ना कि ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल ये कहां से आ जाता है? एक्चुअल में ट्राइंगल फॉर्म किससे होता है? लाइन से फॉर्म होता है। अब ये लाइन है तो ये बेटा इधर भी कितना भी बढ़ सकती है, इधर भी कितना बढ़ सकती है। ये लाइन है तो कितना भी बढ़ाया जा सकता है, ये लाइन है तो कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसको इंटीरियर तो ये रहा सिर्फ ट्राइंगल, तो इतना, लेकिन उसके बाद ये लाइन थी तो इनको कितना भी आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। और आप बोलते हो ना कि एक पॉइंट ट्राइंगल की भुजा बीसी पर था, उसको बढ़ाने की तरफ, तो बेटा कैसे जबरदस्ती थोड़ी बढ़ा रहे हैं उनको, इनके पीछे की कहानी है और वही कहानी हमें जाननी है, वही कहानी हमें जाननी है। अब देखिए चलते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन पर। अगली डेफिनेशन बेटा लाइन है, मैंने आपको बताया ये कि वन डायमेंशनल होती है, ठीक है भाई। अब इन्फिनिटी लेंथ होती है इसकी, विड्थ होती नहीं है, ना ही डेप्थ होती है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं हम लाइन की। तो लाइन बेटा आप दो तरह से ड्रॉ कर सकते हो, एक तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो और दूसरी कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन जिसमें बेटा डायरेक्शन चेंज ना हो वहां पर आपकी स्ट्रेट होगी, और जब हर पॉइंट पर, मैंने क्या बोला, हर पॉइंट पर लाइन अपनी डायरेक्शन चेंज करे उसे आप क्या बोलोगे? कर्व लाइन बोलोगे। उसे क्या बोलोगे? कर्व लाइन। इस बात को दिमाग में रखिएगा, एक पॉइंट पर नहीं, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी उसकी, हर पॉइंट पर। थोड़ी सी दिमागी बात है, क्योंकि अगर दो पॉइंट भी एक साथ चल गई तो बेटा वो फिर एक सिंगल लाइन नहीं होगी, फिर वो दो तीन लाइन का मिश्रण हो जाएगा। सपोज करो एक कर्व लाइन चलती हुई चलती हुई चलती हुई, अब यहां से स्ट्रेट हो गई वो थोड़ी देर के लिए, अब स्ट्रेट होने के बाद में बेटा फिर से मुड़ गई। तो देखो एक तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, दूसरी ये कर्व लाइन हो गई, और तीसरी ये कर्व लाइन हो गई। तो यहां पर तीन लाइन हो चुकी होंगी, जिनमें एक स्ट्रेट रहा होगा, दो कर्व रही होंगी। तो अगर आपको कर्व लाइन खींचना है तो ध्यान रहे कि हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज होना होगा। क्लियर है? अब साथ के साथ इस पर आ जाओ स्ट्रेट लाइन पर। तो स्ट्रेट लाइन क्या है बेटा? जो चलेगी कहां? एक ही दिशा में चलेगी, एक ही डायरेक्शन में चलेगी, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी बार बार। तो हमारी अगली डेफिनेशन क्या है बेटा? अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लाइन ड्रॉ करते हैं हम, पॉइंट से करते हैं। एक्चुअल में लाइन की डेफिनेशन में दूसरे शब्दों में बोलूं ना, तो लाइन की एक और डेफिनेशन है मेरे पास बहुत अच्छी सी। अब पॉइंट्स का एक ऐसा पाथ जो निरंतर बढ़ता रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, उसे भी आप लाइन बोल सकते हो। पॉइंट 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 पॉइंट, ये बढ़ते रहे बस, और इन्हीं को आप ड्रॉ कर दो तो ये क्या बन गई? आपकी लाइन बन गई। क्या बन गई? आपकी लाइन बन गई। तो पॉइंट्स का एक पाथ बना लो जो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है,
उसे हम लाइन बोलते हैं। तो एक बात ये भी बोल सकते हैं। अब लाइन जो है बेटा पॉइंट्स का पाथ होती है, तो एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 20 बार देखा जा चुका है, टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीचिंग एग्जाम्स में आता ही आता है। इसके साथ साथ आपका रेलवे, पुलिस, एसएससी, इन सब में ये क्वेश्चन देखा जा चुका है। और ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम का पसंदीदा क्वेश्चन भी, क्योंकि बेटा ये ही तो है ज्योमेट्री की शुरुआत कराने वाला। अब एक पॉइंट ये लिया मैंने, अब इस पॉइंट से हम लाइन खींचने बैठे, तो भाई देखो उधर ऐसे भी लाइन चली गई, इससे दिमाग में आया तो हमने बोला ऐसे भी लाइन चली गई, इससे दो तो मिल गई। तब तक एक और कोई व्यक्ति आता है कि भाई ऐसे भी तो जा सकती है, ठीक है भैया ऐसे भी चली गई इससे। अब इसके बाद एक और भैया आए तो बोलते हैं ऐसे भी तो जा सकती है। इतने में कोई और आया तो बोलता है भाई ऐसे जा सकती है। इतने में कोई और आया तो फिर बोलता है ऐसे जा सकती है। अब यहां से बेटा ऐसे जा सकती है। अब ऐसे जाती ही रहेंगी भैया, तो जाती रहेंगी तो कितनी लाइन हो सकती हैं, इन्फिनिटी लाइन हो सकती हैं। अब ये दो तरीके से पूछा जाता है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, या एक बिंदु पर कितनी रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं होकर जाती हैं, एक बिंदु से कितनी रेखाएं मिलती हैं, एक बिंदु पर कितनी रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, कितनी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। एक पॉइंट पर पूछने के तरीके अलग अलग हैं। शब्द समझिएगा, मिलना, ठीक है, उसके बाद बेटा काटना, उसके बाद आप प्रतिच्छेदित बोल सकते हो, प्रतिच्छेदित बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, एक और वर्ड यूज कर सकते हो आप, क्या, होकर जाना। क्या वर्ड यूज कर सकते हो, होकर जाती है। एक पॉइंट से कितनी लाइन होकर जाती है, मिलना मीट, ठीक है, काटना प्रतिच्छेदित दोनों एक ही हैं, इंटरसेक्ट, और यहां से होकर तो भैया आप पासिंग थ्रू यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके ये वर्ड्स है, तो किसी भी वर्ड के साथ आपसे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, लेकिन सभी जगह पर आंसर क्या रहेगा बेटा, इन्फिनिटी। तो एक पॉइंट से कितनी लाइन होकर जा सकती है, इन्फिनिटी लाइन होकर जा सकती है। और मैंने भी आपको बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं मैं सिर्फ लाइन के बारे में, तो एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर काम कर रहा हूं, और मैं उसके साथ क्वेश्चन भी लेके आऊं जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको ये छोटी छोटी बातें क्वेश्चन के सहारे से याद रहें। तो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अब देखो दो बिंदु ले लो, अपना दिमाग क्यों ही लगाना, क्योंकि ज्योमेट्री में हमें तो कुछ नहीं है। अब उसने दो बिंदु बोले हैं तो पहले दो पॉइंट लेट कर लो कोई भी। अब दो पॉइंट से आप लाइन खींच के देखो, तो दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली कितनी लाइन खींची जा सकती है, बताओ। दूसरी कोई खींच सकते हो, एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। अब बताओ कोई दूसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो दो जा सकती हैं, और कर सकते हो तो तीन जाती हैं, और कर सकते हो तो चार, करते रहते हो तो इन्फिनिटी। अब आप बताओ इसके अलावा कोई दूसरी लाइन ड्रॉ कर पाओगे, तो भाई मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो बेटा मैं कितनी लाइन खींच सकता हूं, एक। और यही क्वेश्चन दूसरे अंदाज में भी पूछा जा चुका है। कैसे पूछा गया है भाई, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रेखा को खींचने के लिए, एक रेखा को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, ऐसे बोलकर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वहां पर आंसर क्या रहा था, तो बेटा दो रहा था। तो दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो उधर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी तल में 20 बिंदु स्थित हैं, अब उनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। मैंने अभी बोला 20 बिंदु हैं, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मुझे क्या है कि 20 पॉइंट है मेरे पास किसी प्लेन में, ठीक है, किसी प्लेन में 20 बिंदु है। अब मैं दो बिंदु लूंगा, एक रेखा खींच दी जाएगी। अब दूसरे दो लूंगा, एक रेखा खींच दी जाएगी। फिर मैं यहां से दो ले लूंगा, ये रेखा, ऐसे ही दो ले लूंगा, दो एक रेखा। तो क्या करना है मुझे, सही मायने में क्वेश्चन रेखा का जरूर है, लेकिन इससे किसी और क्वेश्चन की भी गंध आ रही है। और क्या गंध आ रही है बेटा, समझने की कोशिश करो कि 20 में से दो बिंदुओं को लेके मैं रेखा खींच सकता हूं। तो भाई दो दो के पेयर ढूंढने हैं आपको। क्या ढूंढना है, दो दो के पेयर ढूंढने हैं। तो आप बोल सकते हो कि मैं पहले ये दो पॉइंट ले सकता हूं, अगेन ये दो ले सकता हूं, इसके साथ इस पॉइंट को ले सकता हूं, इसके साथ इस पॉइंट को ले सकता हूं, इसके साथ इस पॉइंट को ले सकता हूं। तो ऐसे आपको चूज करने में, चुनने में टाइम लग जाएगा। तो इसका सही तरीका क्या है, तो भैया अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन को कितने पॉइंट बनाएंगे, दो। अब दो पॉइंट बनाएंगे तो आप यहां लिखो 20C2। आंसर क्या लिखो बेटा, 20C2। अब जैसे यहां पर मैंने कहा होता कि ट्राइंगल, त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं, तो बेटा त्रिभुज बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3। तो आप यहां पे बोल सकते हो 20C3। अगर चाहता मैं तो तुम्हें डायरेक्ट लाइन के लिए फॉर्मूला दे देता भाई,
क्या दे देता, n-1/2। ये डायरेक्ट मैं लाइन के लिए फॉर्मूला दे देता आप लोगों को, लेकिन मैं यहां पर कॉम्बिनेशन का यूज क्यों कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपसे ट्राइंगल भी पूछ सकता है कि कितने ट्राइंगल पूछे जाएंगे, और सीडीएस में, एनडीए में, एसएससी मेंस में, तीनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और तीनों में पूछा जाता है। किसमें बेटा, एनडीए में, सीडीएस में, एसएससी मेंस में, इन तीनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी प्लेन में 20 पॉइंट्स हैं तो वहां पर आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कितने ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, कितने पेंटागन ड्रॉ कर सकते हो, कितने क्वाड्रिलेटरल आपके चतुर्भुज ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने यहां पर कॉम्बिनेशन का यूज किया 20C2 एंड 20C3। अगर यहां पर क्वाड्रिलेटरल पूछा होता, उसने चतुर्भुज पूछा होता बेटा कि कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, तो चतुर्भुज बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 4, तो आपका आंसर क्या होता भाई 20C4। क्या आंसर होता आपका 20C4 आंसर होता आपका। क्लियर है। अब देखो उधर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको अब इज्जत से समझो। NCR ये फॉर्मूला होता है, और जो क्या होता है बेटा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक, ये भी फैक्टोरियल में ही है। ठीक है भैया। अभी इसको सॉल्व करते हैं हम 20C2 को। तो बेटा फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 20 माइनस r यानी कि 2, तो भाई कितना होगा, फैक्टोरियल 18 होगा। कितना होगा, फैक्टोरियल 18 होगा। अब इसको सॉल्व करो बेटा, तो फैक्टोरियल 20 को ओपन करो, तो 20 इंटू 19 और इंटू फैक्टोरियल 18 अपॉन बेटा 2 को ओपन किया तो 2 इंटू 1 एंड फैक्टोरियल 18 को ऐसा ही रहने दो क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो गया भाई, 20 इंटू 19/2, 2 से 20 10 बारी, तो आपके कितने बन गए, 190। कितनी लाइन बन गई बेटा, 190, 190 लाइन बन गई। अगर ट्राइंगल पूछा होता तो ऐसे ही सॉल्व कर देते। और मैंने बोला ना अभी यहाँ पर देखो सर, आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करोगे तो n-1/2, तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई घर से नहीं हो रहा है, रटाना नहीं है, वहीं से बस पहले उसकी जड़ समझो, पहले उस तरीके को समझो जिससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। कुछ भी निकालने वाला तरीका क्या है बेटा, लाइन चाहिए तो भैया NC2, ट्राइंगल चाहिए तो NC3, क्वाड्रिलेटरल चाहिए तो NC4। n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी तल में 15 बिंदु हैं बेटा, अब की बार कितने बिंदु हैं, 15 पॉइंट्स हैं, तो उससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो भाई लाला सीधा सीधा आंसर क्या होगा, 15C2, इतनी ही लाइन तो खींच पाओगे आप, या फिर क्या होगा n-1/2, कोई भी एक लगा दो भाई। तो n का वैल्यू कितना बेटा, 15, तो यहां 15 लिखो, इंटू 15 माइनस 1 कितना होगा, 14, और अपॉन कितना आपका 2, तो 2 से 14 7 बारी, 15 इंटू 7 कितना हो गया, 105 आपका आंसर हो चुका है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी तल में 15 बिंदु उपस्थित हैं और इनमें से 7 संरेखी हैं, देयर आर 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब उनमें से बेटा 7 जो हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं, संरेख हैं, एंड 7 आर कोलिनियर। देन हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, तो बेटा कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो कितने पॉइंट हैं भाई, n का वैल्यू तो 15 हो गया, अब 15 हो गया, 7 जो हैं वो कोलिनियर हैं। अब देखो उधर कोलिनियर का मतलब आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, जितने भी पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करते हैं उन सभी पॉइंट्स को हम आपस में कोलिनियर बोलते हैं। तो मतलब ये है कि 15 पॉइंट्स हैं लेकिन उनमें 7 पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन पर बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं, एक ही लाइन पर बैठे हुए हैं। अब अगर कायदे से ये 15 पॉइंट अलग अलग होते पिछले क्वेश्चन की तरह तो आप आंसर देते 15C2। क्या आंसर देते आप, 15C2 आंसर देते टोटल लाइंस के लिए। तो भाई टोटल लाइंस जो होती आपकी वो कितनी होती बेटा, 15C2 होती। क्यों होती भाई कि 15 पॉइंट थे, दो दो की पेयर बनाने हमें, तो टोटल 15C2 आपका आंसर हो चुका होता। लेकिन 7 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। अब 7 पॉइंट्स लाइन बनाएंगे नहीं,
क्योंकि वहां पर दो दो पॉइंट, वो जो 7 पॉइंट हैं वो आपस में दो दो के पेयर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब भी बनाएंगे वो एक ही लाइन बनाएंगे। तो यहां पर 7 पॉइंट से जितने भी लाइन बनने वाली थी उन सभी का हो गया हमारा नुकसान। क्या हो गया भाई? नुकसान हो गया। 7 पॉइंट से जितनी भी लाइन बनती उन सभी का नुकसान हो गया। तो भाई 7 पॉइंट से जितनी भी लाइन बनती 2 की, वहां से नुकसान हो गया, तो इसको बेटा माइनस कर दो। लेकिन इन 7 पॉइंट से एक फायदा तो है, क्या कि इन 7 पॉइंट से एक लाइन तो बनेगी बनेगी। अब वो जो एक लाइन बनेगी उसको अलग से ऐड कर दो। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 15 पॉइंट से टोटल लाइन निकाल ली, 7 कोलिनियर थे तो उनसे बनने वाली लाइन हमने हटा दी, लेकिन उन 7 ने एक लाइन बनाई होगी जिसको हमने ऐड कर दिया। यहां से सॉल्व करोगे तो बेटा 15 इंटू 14/2 n-1/2। यहां से सॉल्व करोगे तो बेटा 7 इंटू 6/2 और प्लस कितना 1। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 7 बारी 105 हो गया, ठीक है। ये 3 21 हो गया बेटा। तो यहां पर आ गया होगा 105, 15 सत्ते 7 3 21 प्लस 1, तो आपका आंसर 85 आ चुका होगा। क्लियर है? कितना आ चुका होगा भाई? 85। यहाँ -20, 105 से माइनस कर दो तो ये 85 बचाओ। क्वेश्चन अच्छा था, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये एनडीए में कई बार पूछा जा चुका है, सीडीएस में पूछा जा चुका है, सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर देंगे। उम्मीद है कि आप जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो वो सभी कमेंट करेंगे, और मैं फिर बोल रहा हूं कि कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी समझ में आया है ये मुझे महसूस हो जाएगा। तो एक और वीडियो लेके आऊंगा। अब यहां से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि आपका ज्योमेट्री से थोड़ा सा डर खत्म हुआ होगा, और अगर हुआ है तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ के साथ कमेंट करना जरूर बता दीजिएगा। लाइक तो कर ही दोगे आप। मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।